बच्चों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सबसे पहला कॉलम होता है शेयर कैपिटल का, ऐसे ही है। अगला कॉलम होता है शेयर प्रीमियम का। अगला कॉलम होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस का। हाँ कल वाला रीवैल्यूएशन सरप्लस का। अगला कॉलम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। ठीक हो गया। और उसके बाद आज हमने जो पढ़ना है दैट इज जनरल रिजर्व। हो जाएगा टेंशन ना। और स्पेसिफिक रिजर्व। ये बात समझ आ गई थी? अभी डिस्कस करना है। कितने कॉलम बनते हैं मैक्सिमम याद रखिएगा। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व बनेंगे। ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। फर्ज करें ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, ये सारा डाटा अज्यूम चल रहा है फिलहाल। 1000 मिलियन का शेयर कैपिटल है, 200 मिलियन का शेयर प्रीमियम है, 100 मिलियन का रीवैल्यूएशन सरप्लस है, 2000 मिलियन का रिटेन अर्निंग है, जनरल स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है। अच्छा, अब ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज है। रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज है? रिटेन्ड अर्निंग कितनी आ रही है जी? 2000। फर्ज करो बच्चों कंपनी इस्टेब्लिश हुई, फर्ज करें 1940 में इस्टेब्लिश हुई। आज साल चल रहा है 2021 का। बच्चों 1940 से लेके 2021 तक इस कंपनी ने जितना पैसा कमाया है वो सारे का सारा पैसा ये रिटेन अर्निंग में नजर आ रहा है। ये रिटेन अर्निंग 1 साल या 2 साल का पैसा नहीं है। क्या ये बात समझ लगी? कोई ये ना सोचे कि ये रिटेन अर्निंग 1 साल या 2 साल या 3 साल का प्रॉफिट है। जब से कंपनी बनी है तब से लेके आज की तारीख तक जितने सालों का प्रॉफिट हुआ है तो सारे का सारा प्रॉफिट, लेकिन उसमें से डिविडेंड माइनस होने के बाद की फिगर है। क्या ये बात समझ आ रही है? रिटेन अर्निंग का उर्दू में तर्जुमा कर लें, वो अर्निंग जो बिजनेस में रिटेन है उसको क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग। सादा अल्फाज में हो सकता है कंपनी ने 3000 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है ओवर द लाइफ, उसमें से 1000 मिलियन के डिविडेंड दे दिए हैं ओवर लाइफ, 1940 से लेकर 2021 तक पूरी जिंदगी में अभी तक की जो उसकी गुजर चुकी है जिंदगी, उसमें से उसने 1000 मिलियन के डिविडेंड दे दिए हैं टोटल। तो इस वक्त कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 2000। क्या ये स्टोरी सबको समझ आ गई? रिटेन्ड अर्निंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक रिजर्व क्या है और जनरल रिजर्व क्या है ये हमने क्लियर करना। अब ये जरा सुनिएगा बच्चों, पेप्सी कंपनी के बारे में सोचो। पेप्सी कंपनी बनाती है लेज। क्या बनाती है? लेज। लेज ये बनाती है लाहौर में। इसका प्लांट कहां पे लगा हुआ है? लाहौर में। लाहौर में कहां पे लगा हुआ है? सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में इसका प्लांट लगा हुआ है। बच्चों ये लाहौर में प्लांट लगा हुआ है और ये लाहौर से पूरे पाकिस्तान में कराची तक ये लेज सेल होते हैं और ऊपर जाके कहां पे गिलगित बल्तिस्तान तक ये लेज सेल होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही? लाहौर से ऊपर भी सारा एरिया कवर किया हुआ है और कराची तक एरिया कवर किया हुआ पेप्सी। अब पेप्सी कंपनी फील करती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऊपर से पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो लाहौर से कराची जाते जाते लेस वो 50 रुपए का पैकेट जो है
वो 50 रुपए का नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके ऊपर 50 रुपए से ज्यादा पड़ जाती है। अब ये लेस प्लान करती है कि 2021 में हम बैठे हैं, 2030 तक हमने अपना एक प्लान बनाना है कि एक प्लांट हम मुल्तान में लगा लें। कहाँ लगा लें? मुल्तान में। जब मुल्तान में लगा लेंगे तो मुल्तान से कराची नजदीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी आधी हो जाएगी। आधी प्रोडक्शन हम किया करेंगे लाहौर में, लाहौर से गिलगित तक का एरिया लाहौर कवर कर लेगा और मुल्तान से ऑनवर्ड कराची तक का एरिया मुल्तान कवर कर लेगा। इससे फायदा ये होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधी पड़ जाएगी। क्या ये बात समझ आई? लेकिन बच्चों, ये मुल्तान में अगर प्लांट लगाना है या मुल्तान में फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में पैसे चाहिए, और अरबों रुपए में पैसे कोई बैंक नहीं देगा। ठीक है जी? कोई बैंक पाकिस्तान में अरबों रुपया उसको, मतलब सादा अल्फाज में पूरी आधी कंपनी खड़ी करनी है, आधी कंपनी खड़ी करनी है, और पैसा बैंकों से, बैंक आधी कंपनी का पैसा थोड़ी देंगे। वो कहेंगे ठीक है यार, आपने को कोई उसमें कोई प्लांट लगाना है, उसके पैसे हम दे रहे थे। पूरी की पूरी फैक्ट्री आपने लैंड परचेज करना है, बिल्डिंग बनानी है, मैनेजमेंट को हायर करना है, वहां पे पूरे का पूरा एक सेटअप आपने बनाना है, और फिर प्लांट लगेगा, फिर वहां पे मटेरियल आपने बाय करना है, प्रोडक्शन होनी है, इतना कुछ होना है, और सारे पैसे हमने, सारे पैसे तो बैंक कभी भी नहीं दे, कोई बैंक नहीं दे। तो बच्चों, ये प्लान बनाएंगे कि अब 2030 में अगर हमने फैक्ट्री लगानी है तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, ये फैक्ट्री सोचेगी कि ये जो 2000 मिलियन की रिटेन अर्निंग है, इसमें से हर साल कुछ पैसे निकाल के यहां से पैसे माइनस करें और एक स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। कमेटी डाल लें, क्या कर लें? कमेटी डाल लें। हर साल यहां से पैसे कुछ निकालेंगे और वो स्पेसिफिक रिजर्व में डाल देंगे, और इस स्पेसिफिक रिजर्व का नाम रखेंगे कि ये जो स्पेसिफिक रिजर्व है, ये मुल्तान के अंदर जो हमने सेटअप लगाना है उसका खर्चा। हर साल, ये अभी 2021 चल रहा है, 2021 में निकालेंगे कुछ, 2022 में कुछ, 10 साल में पैसे निकालते निकालते वहां पे ट्रांसफर करते जाएंगे, और जिस साल में वो पैसे वहां पे चाहिए होंगे तो स्पेसिफिक रिजर्व को हम खत्म कर देंगे यहां से। ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर कुछ ऐसे रिजर्व भी हो सकते हैं जो जनरल पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। जनरल पर्पस मींस, हो सकता है कंपनी को लगे कि गवर्नमेंट अगले साल ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर कोई लॉ पास कर, अगले साल क्या करे गवर्नमेंट, कोई लॉ पास कर दे कि जनाब जिस फैक्ट्री में से कार्बन निकली उसको जुर्माना हो। अब पेप्सी कंपनी कहती है कि हमारी फैक्ट्री में से तो कार्बन निकलती है, ये आज से थोड़ी है, जब से प्लांट बाय किया तब से निकलती है। अच्छा, आप जापान वालों से मशवरा करते हो कि यार इस प्लांट का कोई हल है, इसमें से कार्बन ना निकले। हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जो जुर्माना होगा हम उसको बचाना चाहते हैं। जापानी गवर्नमेंट कहती है कि ये एग्जिस्टिंग प्लांट के ऊपर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हाँ नया प्लांट बाय कर ले तो आपका ये मसला हल हो सकता है, उसमें ऑलरेडी हर चीज बिल्ट है। आप कहते हो यार जो प्लांट है करोड़ों का है, अब ये प्लांट पेप्सी कंपनी पाकिस्तान से उखाड़े, किसी को बेचे, नया प्लांट लगाए, तो मसला ये है कि पाकिस्तान में पेप्सी से प्लांट परचेज कौन करेगा? ये बाइक थोड़ी है कि कोई किसी को भी जरूरत पड़ जाएगी बाइक की तो वो हमसे परचेज कर लेगा। ये प्लांट है, प्लांट सिर्फ वही परचेज कर सकता है जिसको उसकी जरूरत हो, और पूरे पाकिस्तान में पेप्सी का कोई भी कंपटीटर नहीं है। तो कोक लेज बनाती है, ठीक है जी, तो लेज की बात हो रही है कि लेज नहीं बनाती कोई भी कंपनी। तो अब एक जमाने में हमने नाम सुना था ओए होए, याद है कुछ? लेकिन वो जिस जमाने में नाम सुना था उसी जमाने में फौत हो गए। ठीक है जी, ओए होए चिप्स, ठीक है जी। ये वर्ल्ड कप था उस जमाने में, 2016 का वर्ल्ड कप था मेरा ख्याल है। ठीक है जी, तो हाँ ओए होए था, कंपनी ओपन हुई थी तो वो उसका कंपटीटर था, लेकिन वो बंद हो गई। अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में पेप्सी कंपनी का प्लांट कोई परचेज नहीं करेगा। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि फिर प्लांट को जापान में बेच दे जाके, लेकिन प्लांट यहाँ से उखाड़ के जापान पे जाके बेचना है अगर, तो डेफिनेटली उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी होगी जितनी प्लांट की कॉस्ट है, तो ये भी फायदेमंद काम नहीं है। अब तीसरा काम ये है कि कबाड़िए को बेचते, कबाड़िए को किलो के हिसाब से लोया बेचते, ठीक हो गया। अच्छा, अब
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा सीएफओ बैठ के। सीएफओ डेफिनेटली कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। अब वो एनालिसिस करेगा कि यार हम अगर प्लांट जापान में बेचें या कबाड़िए को बेचें उससे हमें नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जरा कैलकुलेट करो गवर्नमेंट जुर्माना कितना डालेगी। अगर वो कैलकुलेट करता कि यार गवर्नमेंट तो इतना जुर्माना डालेगी, वो कहेगा यार ये जुर्माना अगले 10 साल भी पे करते रहे तो कोई सेल पे हमारी पे फर्क नहीं पड़ता। प्लांट अगर बेच दे तो नुकसान ज्यादा, जुर्माना अगर पे करते रहे तो नुकसान नहीं है। ठीक हो गया। तो पॉइंट ये है कि ये प्लांट चलना अगले 10 साल, अगले 10 साल तक यही प्लांट चलाओ, हर साल गवर्नमेंट को जुर्माना पे कर दो, क्योंकि उसके अलावा दूसरा जो रास्ता है कंपनी के पास वो बहुत महंगा रास्ता है, क्योंकि प्लांट पाकिस्तान में और कोई परचेज करने को तैयार कोई नहीं है। प्लांट को अगर हमने बेचना है जापान में जाके तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी कौन बेयर करे, तो वो भी हम बेयर नहीं कर सकते। तो जुर्माना कम है, प्लांट की डिस्पोजल की कॉस्ट ज्यादा है। तो बच्चों फिर वो क्या करेंगे, तो जुर्माना जो अगले सालों में पे करना पड़ेगा, या इसी तरह से कोई और खर्चे वगैरह पे करने के लिए अगर कोई रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा तो उसका नाम क्या रखेंगे, जनरल रिजर्व। सारी स्टोरी समझ आ रही है। तो ये कुछ पैसे यहां से 100 मिलियन निकालेंगे और वो जनरल रिजर्व में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये पैसे यहां से क्यों निकाले, अगर यहाँ पे रिटेन अर्निंग में पड़े रहते तो किसी को क्या तकलीफ थी। ये भी रिजर्व, ये भी प्रॉफिट है, वो भी प्रॉफिट है, वो भी प्रॉफिट है, तो ये पड़े रहते पैसे अलग-अलग क्यों कर रहे हैं बच्चों। अगर ये पैसे पड़े रहेंगे तो शेयर होल्डर को नजर आते रहेंगे, और शेयर होल्डर को नजर आते रहेंगे तो वो डिविडेंड मांगते रहेंगे। स्टोरी समझ आ रही है। अगर हम इसमें से पैसे निकाल देंगे 600 तो कितने नजर आएंगे शेयर होल्डर को, अगले साल शेयर होल्डर को 2000 नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा, 1400। और उससे अगले साल भी जब 500 निकलेगा और 100 निकलेगा तो उससे अगले साल भी क्या हो जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा, 800 के 900। तो वो रिटेन अर्निंग मजीद कम हो जाएगी। तो जब रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी तो शेयर होल्डर को पता चलेगा कि यार 800 में से क्या डिविडेंड हमें मिलेगा। लेकिन अगर 800 की बजाय 2000 नजर आएगा तो वो मुंह फाड़ के डिविडेंड मांगे। बात समझ आ रही है कि नहीं, बताओ। वो उनके पास एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है जी, क्या ये बात समझ आई है। तो शेयर होल्डर मालिक है कंपनी के, आप कैसे नहीं देंगे, अच्छा बताएंगे आपको, ठीक हो जी। और शेयर, हाँ जी, डायरेक्टर छुपा सकते हैं ये डाटा, क्या डायरेक्टर ये डाटा शेयर होल्डर से छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते, क्योंकि डायरेक्टर इलेक्शन में वोट किसने लेना है, डायरेक्टर ने वोट लेना है कहां से, शेयर होल्डर से। तो डायरेक्टर शेयर होल्डर से कुछ चीज छुपा सकते हैं और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 3 साल बाद इलेक्शन जब होगा तो उनको दोबारा वो जीत जाए, नहीं होगा। तो शेयर होल्डर से कुछ चीज छुपाई नहीं जा सकती। तो बच्चों लीगल तरीका इस्तेमाल करते हैं। लीगल तरीका क्या है कि रिटेन अर्निंग में से पैसे हर साल निकाल निकाल के बाकी रिजर्व में ट्रांसफर करते रहो। जब रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम होगा तो डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा। क्या ये स्टोरी समझ आ गई है बच्चों। अब अगला पॉइंट, किसी जमाने में हमने रीवैल्यूएशन पढ़ी थी जब हम बहुत छोटे होते, याद आ रहा है। एक हमने प्लांट बाय किया था 500 मिलियन का, सोच समय के जवाब देना, और उसकी लाइफ थी 10 साल। कितनी लाइफ थी, तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, क्या आएगी जी, 50 डेप्रिसिएशन आएगी। कैरिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 450। आपने 1 साल बाद मार्केट वैल्यू पता करवाई, वो आई 540। कितनी आई, 540। कितना गेन हुआ, 90 का गेन हुआ। और 90 का गेन आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में लिख दिया, ऐसे ही एंट्री का पास किया आपने, प्लांट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग के साथ नजर आना शुरू हो गया। बच्चों अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितनी चार्ज होगी, 540 को किस पे डिवाइड करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 60। बच्चों जब 60 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है? जब डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होती है तो बच्चों एक एंट्री पास होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कितने से, ये 10 कहां से आया, क्या हम डेप्रिसिएशन को कंपेयर करके निकाल सकते हैं,
पिछले साल डेबिट कितनी थी 50, इस साल कितनी है 60, तो कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हुई है 10। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और भी पड़ा था, क्या गेन को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके आंसर निकाला जा सकता है? दो तरीके पड़े थे, याद है? तो बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस कम होगा कि ज्यादा होगा? और रिटेन्ड अर्निंग बढ़ेगी। बच्चों ये जो 90 मिलियन पड़ा हुआ है, क्या इसमें से 10 मिलियन कम होगा? सोचो जरा। और रिटेन्ड अर्निंग में 10 मिलियन ऐड होगा। नहीं बात समझ नहीं समझ? हाँ जी, एक्सपेंस है। रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? पहले गौर से देखो, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो रही है कि डेबिट हो रही है? क्रेडिट हो रही है। रीवैल्यू सरप्लस डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट होने का मतलब क्या है? कम हो रहा है। और रिटेन अर्निंग क्रेडिट होने का मतलब क्या है? तो बच्चों सादा, ये सारी की सारी जो एंट्री हमने पढ़ी थी किसी जमाने में, बहुत दफा पढ़ी थी, ये असल में यहाँ पे पेस्ट होगी आगे। कहाँ पे? रीवैल्यू सरप्लस में से 10 मिलियन माइनस हो जाएगा और रिटेन अर्निंग में 10 मिलियन क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई है? नहीं समझ आई? और बोलो तो सही। अब बच्चों एक सवाल करते हैं जी। हाँ हो सकते हैं, रिटेन अर्निंग जब कम होती जाएगी वो बढ़ते जाएंगे। नहीं, उसमें प्रॉफिट भी तो ऐड होंगे ना, हर साल के प्रॉफिट नहीं आएंगे? हाँ। हाँ। नहीं जरूरी नहीं है, अगर प्रॉफिट कम है तो उस साल नहीं ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, ये सवाल देखिएगा बच्चों। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2017, किस साल की इनकम चेंजेस इन इक्विटी बनानी है? 2017 की। डैफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नाम सुना सुना सा लगता है। हाँ जी, अच्छा जी आगे सुनिएगा बच्चों। 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, 2016 की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, लेकिन 2017 की ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट से मुराद क्या है? कि इसमें गलती हो सकती है। ड्राफ्ट मींस ये मैनेजमेंट ने बनाया है। ऑडिटेड में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ऑडिटेड में ऑडिटर ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती का कोई चांस नहीं, लेकिन ड्राफ्ट में गलती के चांस हो सकते हैं। ड्राफ्ट पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ड्राफ्ट किसने बनाया होगा? मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट के बाद उसको चेक किसने करना है? ऑडिटर ने। ऑडिटर जब चेक कर लेगा तो उसके साथ वर्ड आ जाएगा ऑडिटेड, उसमें कोई गलती नहीं है। सारी दुनिया उस पर यकीन करती है, लेकिन किस पे दुनिया यकीन नहीं करती? ड्राफ्ट पे यकीन नहीं करती। क्लियर है? क्यों? इसमें गलती हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, 650 वाले प्रॉफिट में गलती हो सकती है, लेकिन 318 वाले में, इन दोनों में गलती नहीं हो सकती। 650 वाले में मसला हो सकता है। अच्छा जी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये वाली बातें समझ आ रही है सारी? क्या कह रहा है? फाइनल कैश डिविडेंड की बातें हो रही हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं बच्चों। रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है? प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंड इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। बच्चों सोच समय के जवाब देना। 31 दिसंबर 2017 की हमें स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन उसने कंपैरेटिव मांगा है, तो पहली लाइन हमारी कौन सी होगी? 1 जनवरी 2017 या 1 जनवरी 2016? क्लियर हो गया? एक बात तो ये समझ आ जानी चाहिए आपको। समझ आ गई है? दूसरी बात, इस सवाल में कितने कॉलम बनेंगे? 5। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व,
रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और जरा गौर से देखो राइट शेयर है क्या प्रीमियम पे इशू किया है, शेयर प्रीमियम भी आएगा। तो बच्चों हम कितने कॉलम बनाएंगे सवाल में? सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, क्या नाम है? डैफोडिल लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ऐसे ही है। और यहां पे लिखेंगे बच्चों रुपीज इन मिलियन, जो सारी वैल्यूज क्या है रुपीज इन मिलियन में। पहला कॉलम किस चीज का होगा? दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, ठीक है जी। शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर प्रीमियम आ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा और जनरल रिजर्व आ जाएगा, ऐसी है। और साथ क्या आ जाएगा? टोटल का कॉलम आ जाएगा। बच्चों सवाल में से डाटा निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इन सवालों में है कुछ नहीं। डाटा निकालना मेन आर्ट है। बच्चों कैसे पता लगेगा कि कितने कॉलम बनाने हैं? ये एडजस्टमेंट जहां पे इक्विटी रिजर्व्स की बातें की जाएंगी वहां उसको वो सब डाटा को देखना है, तो वहां से आइडिया होगा कि 3 कॉलम बनाने हैं कि 2 बनाने हैं कि 4 बनाने हैं कि 6 बनाने हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट बच्चों, पहली लाइन पे हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस तारीख क्या होगी? 1 जनवरी 2017 16, कंपैरेटिव बनाने हैं 2016। तो बच्चों अब गौर से मुझे देख के बताना, गलती ना हो, गलती आपसे पहले एक दफा हो चुकी है। मुझे बताना है कि 1 जनवरी 2016 का बैलेंस कौन सा है? 1600 ये वाला। जनरल रिजर्व का 1 जनवरी 2016 का बैलेंस 1850। 1 जनवरी 2016 का रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस, 1 जनवरी 2016 का रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस, ये सीधा सीधा लिख देंगे। 1600 शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व 1850, जनरल रिजर्व यहां पे आ जाएगा 1850, रिटेन अर्निंग 1430 और रीवैल्यूएशन सरप्लस 100 का। शेयर प्रीमियम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा जी, अब सबसे पहले अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। अब ये जनवरी का महीना है, कौन सा महीना है? जनवरी। क्या जनवरी के महीने में प्रॉफिट आ जाएगा? इस प्रॉफिट को हम एंड पे देखें, क्या ये बात सुनिए? 31 दिसंबर वाले दिन ये प्रॉफिट होना है, ये प्रॉफिट जनवरी के महीने में नहीं होना। अब बच्चों ये सोच समझ के जवाब देना। 1 जनवरी 2016 के बाद आना है फरवरी का महीना, फिर आना है मार्च का महीना। क्या उस महीने में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी? उस मीटिंग में कोई डिविडेंड की डिस्कशन होगी? वो डिविडेंड कौन से डिविडेंड की डिस्कशन होगी? फाइनल डिविडेंड किस साल के? 16 के 15 के। क्या ये बात समझ आ रही? क्या 2015 के इंटरिम डिविडेंड की भी डिस्कशन होगी? वो पिछले साल में हो चुकी होगी। बच्चों ये सवाल जरा गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 7.5%। किस साल के डिविडेंड? किस साल में आएंगे? 16 में आएंगे। क्या ये बात समझ आ गई?
नहीं समझ आई? तो यहां पे लिखेंगे फाइनल कैश डिविडेंड 2015 के कितने परसेंट है बच्चों? 7.5%। ये 7.5% किस का लेंगे? रिटेन अर्निंग का कि शेयर कैपिटल का? शेयर कैपिटल का। क्या आंसर आएगा? 1600 का कितने परसेंट लेना है? 7.5%। 120। बच्चों मुझे बताना जरा, 120 से डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? क्या डेबिट होगा? प्लांट डेबिट, प्लांट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेबिट, क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट। हाँ जी, सोचो। डिविडेंड डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। क्या इसका शेयर कैपिटल से कोई लेना देना है? इसका शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कहाँ लिखा डिसाइड किया? चलो महीने बाद देते हैं, तो महीने बाद भी तो पूरा साल है ना। साल खत्म होने से पहले वो महीना खत्म हो गया होगा कि नहीं? फरवरी के बाद मार्च आया होगा। देखो, अगर आप दो एंट्रियां कर भी लो, सोचो जरा, पहले आप डिविडेंड को डेबिट करो, डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट करो, फिर अगले महीने डिविडेंड पेएबल को डेबिट करो, फिर कैश को क्रेडिट करो। ये दोनों महीने पूरे साल में ये दोनों एंट्रियां इकट्ठी हो चुकी होंगी। साल गुजर चुका, 2017 की बारी आनी है अभी। तो इनकी नेट एंट्री बच्चों यही बनती है। सोचो जरा, अल्टीमेटली डिविडेंड ने डेबिट होना है, कैश ने क्रेडिट होना है। डिविडेंड पेएबल बीच में से कट सकता है। सोचो जरा। अच्छा, हाँ जी बच्चों, तो ये डिविडेंड शेयर प्रीमियम में से जाएगा कि रिटेन अर्निंग में से जाएगा? यहां से माइनस होगा। तो बच्चों फिर दूसरा एस्पेक्ट कहां पे आएगा? तो कैश हमारा, यहाँ पे कैश का कोई कॉलम है? कैश क्या चीज होती है? एसेट। हम किसकी बातें कर रहे हैं? हम तो इक्विटी की बातें कर रहे हैं। क्या ये बैलेंस शीट की बिल्कुल ऑपोजिट साइड है जिसकी बातें हो रही है? और कैश एसेट साइड पे होगा, तो वो एसेट साइड के किसी कॉलम में माइनस हो रहा होगा, हमें इससे लेना देना नहीं है। स्टोरी समझ आ गई? सिर्फ 120 यहाँ पे माइनस करेंगे, कहीं पे प्लस नहीं होगा। क्या ये बात समझ लगी है? 120 यहाँ से माइनस तो जरूर होगा, लेकिन कहीं पे प्लस नहीं होगा। हाँ जी, अब फाइनल कैश डिविडेंड डिस्कस हो चुका है बच्चों। अब कौन से डिविडेंड की बारी आनी है? इंटरिम डिविडेंड। किस साल की? 2016 के इंटरिम डिविडेंड की बारी आनी है। ये है ये 1 जनवरी 2016 है कि 17 है? ऊपर छोड़ दे, ये लाइन बता। 2015। हाँ जी भाई, हम जनवरी अभी 2016 का डाटा बन रहा है, 2017 के नीचे आना है, अभी 2016 में खड़े हैं। अच्छा बच्चों, इस पूरे सवाल में अब डिटेल ऑफ इशू शेयर यहाँ पे बात हो रही है, जरा वन बाय वन देखते जाना है। 25% राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 मई 2016। ये तो राइट शेयर की बात हो रही है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड। बच्चों, इंटरिम डिविडेंड जब भी इशू होगा डेफिनेटली जून के बाद होगा या जून से पहले होगा? तो जून से पहले मई नहीं आ रहा, तो पहले मई की बातें सुन लें। इंटरिम डिविडेंड की बात आएगी, लेकिन वो जून के बाद आएगी ना। जून से पहले क्या हुआ? 25% राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 मई एट 18 पर शेयर।
क्या हमें 25% शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे? तो बच्चों ये जो 1600 है, 100 समय के जवाब देना, गलती ना हो। 1600 रुपीज है कि शेयर है? लाख लानत तोड़े। ये क्या लिखा हुआ है? रुपीज इन मिलियन। ये बंदा करे कसम है तोड़ा। क्या ये 1600 के साथ ऊपर देखो क्या लिखा है? फिर कह रहे हो जी ये शेयर है। 1600 शेयर है, 1600 रुपीज हैं। ओके, क्या एक शेयर 10 रुपए का है? क्या 1600 को मैं 10 पे डिवाइड करूंगा तो 160 शेयर आ जाएंगे? क्लियर है सबको? अगला पॉइंट, कितने परसेंट शेयर इशू किए? 25%। तो 25% 1600 का लेंगे या 160 का? 160 का 25% लेंगे तो 40 शेयर बनते हैं। तो यार ये रुपीज हैं, तो रुपीज को जब रुपीज पे डिवाइड करेंगे तो शेयर आ जाएंगे। हाँ, क्या ये बात समझ आ गई है? कितने शेयर इशू किए? 40। कितने रुपए पे शेयर इशू किए? 18 पे। अब जरा सोच समझ के जवाब देना बच्चों। आई कैप की एक आदत है, वो हमेशा कंफ्यूज किए बगैर नहीं रह सकता। वो आपको यहाँ पे स्टोरी सुनाएगा। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर इंटाइटलमेंट डेट वाज आल्सो 18 रुपए पर शेयर। अब यहाँ पे अगर वो 28 रुपए क्या देता, सोच समझ के जवाब देना। तो शेयर होल्डर को हमने राइट शेयर इशू किए हैं, शेयर होल्डर से हम 18 रुपए लेंगे कि 28 रुपए? 18 रुपए। तो बच्चों कैश हम डेबिट 18 से करेंगे कि 28 से? आई कैप जो मर्जी स्टोरी सुनाई कि मार्केट में क्या चल रहा है। राइट शेयर किसको इशू करते हैं? शेयर होल्डर को। मार्केट में किसी को इशू नहीं करते। राइट शेयर इशू ही किसको होता है? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर के साथ जो हम प्राइस तय करेंगे, क्या कैश उतना ही मिलेगा या मार्केट के हिसाब से कैश मिलेगा? जितना शेयर होल्डर के साथ कमिटमेंट हुई है उसके हिसाब से हमें कैश मिलेगा। तो शेयर होल्डर के साथ कमिटमेंट कितनी हुई है? 18 रुपए की, तो 18 रुपए लेंगे। अगर आई कैप यहाँ पे 28 रुपए भी सुनाए तो आपने 28 रुपए को कंसिडर नहीं करना। ये बात समझ आ गई है? तो 40 ज़रब 18 कितने पैसे इकट्ठे होंगे? 720 से कैश डेबिट। बच्चों कोई प्रॉफिट हुआ? क्या 8 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हुआ? 40 इंटू 8 करेंगे। क्या शेयर कैपिटल 10 रुपए से रिकॉर्ड करेंगे? क्या ये एंट्री समझ आ गई? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। बच्चों ये जो कैश डेबिट करना है इसका हमारे सवाल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कैश एसेट है, वो एसेट वाली साइड पे डिस्कस हो रहा होगा। हम बना रहे हैं इस वक्त इक्विटी। क्या 400 शेयर कैपिटल में जाएगा? क्या 320 शेयर प्रीमियम में जाएगा? तो यहां पे लिखेंगे बच्चों राइट शेयर, यहां पे आएगा 400 और यहां पे आ जाएगा 320, और कहीं पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि दूसरी साइड है कैश वाली साइड, और कैश वाली साइड यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हो रही। क्या ये बात 100% समझ आ गई? पहला पॉइंट क्लियर है सबको? अब आगे बात करते हैं। बोनस इश्यू ऑफ 10% वाज मेड ऑन 1 अप्रैल, लेकिन हम तो 2017 में नहीं पढ़े, तो ये बात तो अभी नहीं होगी। एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2016, ये 2017 में जाके देखेंगे। उसके बाद ये 1 जुलाई 2017 की बात हो रही है, ये भी 2017 की बात हो रही है, तो 2016 की बातें खत्म होगी। 2016 की कोई बात अब नहीं रही। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि 2016 का फिर दिसंबर आ जाएगा, क्योंकि 2016 में कुछ नहीं हुआ। तो 2016 में प्रॉफिट कितना हुआ? ये साल के एंड पे होगा।
तो बच्चों फिर यहाँ पे प्रॉफिट लिखा जाएगा कि नहीं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2016 का 318 है। क्या यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आता? सोचो, बिफोर टैक्स होता है, फिर टैक्स वाले टैक्स काट लेते हैं, तो बाकी जो बचता है वो इधर आता है ना। नहीं लिखा, ठीक है ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट अपने लिए याद रखेंगे कि हमेशा यहाँ पे कौन सा आएगा? प्रॉफिट ऑफ टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बेसिकली क्या है? आफ्टर टैक्स ही होगा। अगर सवाल में टैक्स की बात नहीं हुई तो ये आफ्टर टैक्स ही होगा। अच्छा जी, क्या ये क्लियर है? प्रॉफिट ऑफ टैक्स समझ आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? क्या 2016 में कोई रिजर्व में ट्रांसफर हुए पैसे? नहीं हुए। लेकिन क्या कोई डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई है? 49 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है। नॉर्मल मतलब कॉस्ट मॉडल पे जो डेप्रिसिएशन चल रही होगी, रीवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन उससे ज्यादा आती है। तो वो जो ज्यादा डेप्रिसिएशन आती है उसके लिए आईकैप कौन सा वर्ड यूज करेगा? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो बच्चों बताओ कि इस 49 का क्या करेंगे? क्या ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस होगा और रिटेन्ड अर्निंग में प्लस होगा? यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सोच लें, क्या ये बात 100% समझ आ गई बच्चों? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होगी बच्चों। और कोई जनरल रिजर्व भी नहीं है इस साल में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या हमारा सवाल यहाँ पे 2016 का कंप्लीट हो चुका है बच्चों? क्या हम क्लोजिंग बैलेंस एज 31 दिसंबर 2016 का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं? क्या ये 2000 आ जाएगा? क्या ये 320 आ जाएगा? 1677। क्या ये 51 आ जाएगा? क्या ये 1850 आ जाएगा? समझ आ गई बच्चों? ये टोटल का कॉलम आपने बनाना है, ये नहीं मैं बना रहा। ये टोटल कॉलम आपने बनाना है। हाँ जी, ये सबके बैलेंस मैच हो गए हैं। yes. अच्छा जी, अब 2017 आ गया। 1 जनवरी 2017 का बैलेंस हमारा हमने लिख लिया। अब सोच समझ के जवाब देना। फरवरी मार्च में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी वो 2015 के 2016 के डिविडेंड की बातें होंगी या 2017 के? फाइनल डिविडेंड डिस्कस होगा कौन सा? 2016 का कि 17 का? 16 का होगा। क्या यहाँ पे देखो कहीं पे कहाँ बात हो रही थी भला? ये देखो फाइनल डिविडेंड 2016 का याद आ रहा है? फाइनल डिविडेंड 1 अप्रैल 17 का हुआ कि कितने परसेंट? 10%। क्या कैश है कि बोनस है? बोनस। बच्चों बोनस में एंट्री क्या होती है? डिविडेंड, डेबिट और शेयर कैपिटल। क्या कैश क्रेडिट होता है? शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। बच्चों मार्केट वैल्यू पे होता है कि पार वैल्यू पे होता है? पार वैल्यू पे। ये 10% प्रॉफिट का लेंगे कि शेयर कैपिटल का लेंगे? शेयर कैपिटल का। तो बच्चों शेयर कैपिटल कितना है? 2000। उसका 10% लेंगे तो क्या आ जाएगा? 200। क्या ये बात समझ आई? बच्चों क्या मेरे कैपिटल में इजाफा होगा? अब सोच समझ के जवाब देना। ये जो डिविडेंड 200 से डेबिट हुआ है इसने कहीं ना कहीं माइनस होना है। माइनस होने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? पहली बारी किसकी है? शेयर प्रीमियम की। अगर वो ना हुआ
तो रिटेन अर्निंग। तो बच्चों क्या सवाल में प्रीमियम है? यस सर। क्या उसमें से 200 माइनस कर देंगे? रिटेन अर्निंग को नहीं छेड़ेगा क्योंकि शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है। क्लियर है जी यहां तक? क्या ये वाला पॉइंट भी हो गया? अब उसके बाद बच्चों अप्रैल के बाद जुलाई आता है, मई। लेकिन मई की कोई बात नहीं थी, मई जून की बात नहीं हुई, सीधी बात कौन सी हुई है? जुलाई की। क्या राइट शेयर इश्यू हुए हैं बच्चों? जुलाई के बाद सितंबर आता है कि पहले आता है? बाद में आता है। याद रहेगी बात? तो पहले ये वाली बात होगी, बाद में ये वाली बात होगी। अब जरा गौर से देखिएगा, 50 मिलियन राइट शेयर वर इश्यूड। बच्चों राइट शेयर में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि शेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शेयर निकालते हैं। लेकिन क्या इस दफा सवाल में उसने खुद ही बता दिया कि राइट शेयर कितने हैं? क्या इस दफा कैलकुलेट करने की जरूरत है? इस दफा जरूरत नहीं है। आई कैप ने हमारे पे एहसान किया, उसने बता दिया हमें। अच्छा जी कितने रुपए हुए? अब जरा आई कैप की स्टोरी सुनो। The market price per share immediately before entitlement date was 25 per share. क्या हमें इससे कोई लेना देना है? जिस बच्चे के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं होंगे वो पेपर में जाके सोचेगा कि यार इस 25 का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर ये सवाल में दिया है ना तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर है, उसको खारिश होती रहेगी कि वो 25 रुपए का कुछ ना कुछ तो करके आएगा, पेपर से बाहर निकल के आएगा कि तेरे पुराने पेपर गड़ देता है। ठीक है जी, और बात आ जा। हाँ जी, 25 रुपीज का कुछ करना है, ये याद रखना है कि आई कैप ऐसा हो नहीं सकता। आई कैप अपनी आदत से मजबूर है कि वो ऐसी जरूर कोई हरकत करेगा जिसका सवाल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये देखने के लिए कि बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चों आपने राइट शेयर इशू किया है शेयर होल्डर को, आपने जो प्राइस तय की होगी किसके साथ तय की होगी? शेयर होल्डर के साथ। मार्केट में आप शेयर बेच ही नहीं सकते, अब मार्केट में शेयर बेच ही नहीं सकते, तो मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना है? शेयर होल्डर के साथ जो प्राइस तय हुई आप उसके ऊपर उसको इशू करेंगे। अच्छा जी, तो ये एंट्री जो होगी वो क्या होगी बच्चों? क्या 50 मिलियन शेयर उसने खुद बता दिए हैं सवाल में? शेयर होल्डर के साथ प्राइस तय क्या हुई है? 18 रुपए के 15 रुपए? 15 रुपए तय हुई है। 750 कैश इकट्ठा होगा। क्या हमें बच्चों फायदा हुआ है कोई? कितना फायदा हुआ? 500 का हुआ। शेयर कैपिटल 50 ज़रब 10 हाँ नहीं बच्चों, क्या कैश का हमारे सवाल से कोई लेना देना है? हमारे सवाल से ताल्लुक है शेयर कैपिटल का और शेयर प्रीमियम का। 500 से शेयर कैपिटल में इजाफा होगा और 250 से शेयर प्रीमियम में इजाफा होगा। क्या हम कह सकते हैं ये राइट शेयर हैं? क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आगे सुने बोनस इशू। बोनस इशू कितना हुआ? 15%। किस तारीख को हुआ? 1 सितंबर, एज इंटरिम डिविडेंड। अब आएगा जी बोनस इशू, कितना परसेंट है? 15%। ये 15% बच्चों 2000 का लेंगे या इस 2000 में सबको जमा करेंगे? सबको जमा करेंगे। क्या आंसर आता है? 2700 का क्या लेंगे? 2700 ज़रब 15%, 405। शेयर कैपिटल में इजाफा होगा कि कमी होगी? बोनस शेयर है, सोच समझ के जवाब देना। किस में कमी होगी? शेयर प्रीमियम में। लेकिन पहले आपने ये देखना है क्या शेयर प्रीमियम में इतने पैसे पड़े भी हुए हैं? कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? तो मैक्सिमम कितनी कमी हो सकती है? बाकी कितना बच जाएगा? ये कहां से फिर कम होगा? ये रिटेनर नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आ गई? ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया।
और इसके बाद सितंबर का महीने के बाद और कुछ भी नहीं हुआ, क्या प्रॉफिट 2017 का गिवन है? इसके प्रॉफिट के बारे में कोई गलतियां उसने नहीं बताई, तो मान लेंगे कि यही फाइनल है। क्या हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2017 का कितना है? 650। ये 650 रिटेन अर्निंग में जमा होगा और जमा कर दिया। अगला पॉइंट बच्चों, क्या कोई जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर होंगे? कितने पैसे ट्रांसफर होंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितने पैसे ट्रांसफर होंगे? 112। रिटेन्ड अर्निंग में से कम होंगे और जनरल रिजर्व में ऐड होंगे। सोच लो। क्या हम क्लोजिंग बैलेंस निकालने के काबिल हो गए हैं? यहां पे आ जाएगा बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2017। शेयर कैपिटल की वैल्यू बता दें। 3105। शेयर प्रीमियम 0 हो जाएगा। रिटेन अर्निंग 2180। रीवैल्यूएशन सरप्लस 51 1962। क्या ये बात समझ आ गई है? क्लियर है जी? ये सवाल हमारा खत्म हो गया है। बस इतना था जी जी। अच्छा सुन ले, डिविडेंड हमने अनाउंस किया कितना? 405। ये 405 कैसे आया था बच्चों, कोई बता सकता है मुझे? 2700 का 15% लिया था, तो डिविडेंड को डेबिट करेंगे, ऐसे ही है, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्या ये एंट्री समझ आ रही है? शेयर कैपिटल में 405 जमा होगा, शेयर कैपिटल में 405 जमा होगा, लेकिन बच्चों ये 405 माइनस किस में से होना है? नंबर 1 शेयर प्रीमियम में से होना है। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम से पैसे खत्म हो जाएं तो दूसरी बारी किसकी है? रिटेन अर्निंग की है। क्या ये बात समझ आई? तो शेयर प्रीमियम में बैलेंस देखकर कितना पड़ा हुआ है? शेयर प्रीमियम में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 370 पड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम 370 यहां से निकलेगा, बाकी 35 कहां से निकलेगा? रिटेन अर्निंग में से निकलेगा। क्या ये 100% सवाल समझ आ गया है? अब बच्चों अगला सवाल, क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आसान टॉपिक है? ये बाकी दोनों टॉपिक की निस्बत आसान है। हमने जैसे ही ये सोचा कि ये आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब जरा देखिएगा। अच्छा सुन लो, आज सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सवाल हम कल करेंगे। सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस। हौसला कर लो। मैं कहता हूं कि आपको जरा पता लगे कि कैसे सवाल आ सकते हैं। अच्छा जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू लिस्टेड कंपनी फ्यूटेक पाकिस्तान लिमिटेड। फ्यूटेक। अच्छा जी, शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है 1 जनवरी 2013 की। बच्चों ये जरा गौर से 1 जनवरी 2013 की आपको शेयर कैपिटल की वैल्यू दी है। बच्चों इससे पहले हर सवाल में आपको 2 सालों की शेयर कैपिटल की वैल्यू दी जाती थी। यहाँ पे भी 2 सालों की डाटा था और उससे पिछले सवाल में भी 2 सालों का डाटा था। ये जरा देख लें गौर से। ऐसे ही है, ये पहली दफा हुआ कि आई कैप ने हमें सिर्फ 1 साल का डाटा दिया।
क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा, फिर उसके बाद उसने हमें कुछ बैड डेट्स की बातें भी सुनाई है। बैड डेट्स याद है हमें? प्रोविजन, क्या याद है? बैलेंस को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्रोविजन निकाला करते थे। कितने बच्चों ने बैड डेट्स नहीं पढ़ा? वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों बैड डेट्स की क्लास में रखूंगा, कल या परसों अनाउंस करूंगा, शाम को 5 से 7 बजे बैड डेट्स की क्लास हुआ करेगी। और सुन लो, पहले रिक्वायरमेंट पढ़े सवाल की। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। ब्रैकेट में उसने बोल्ड करके क्या लिखा हुआ है? शो कंपैरेटिव फिगर। बच्चों 31 दिसंबर 2013 की हमने इक्विटी स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन सवाल शुरू कहां से होगा? 1 जनवरी 2012 से शुरू होगा। और मजे की बात यह है 1 जनवरी 2012 का शेयर कैपिटल है ही शायद। क्या ये बात समझ आई है? अब जब तक 1 जनवरी 2012 का कैपिटल नहीं होगा हमारा सवाल कंप्लीट नहीं होगा। बच्चों देखो, यहां पे बैलेंस लिखेंगे, और नहीं सवाल समझा रहा हूं बस। 1 जनवरी 2012 ऐसे ही है, लेकिन 1 जनवरी 2012 का तो बैलेंस हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास बैलेंस है कौन सा? 1 जनवरी 2013 का। बच्चों 1 जनवरी 2013 से नीचे भी जाना है हमने और ऊपर भी जाना है। समझ आ रही बात? हमें दोनों तरफ इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि कंपैरेटिव चाहिए तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों ये सवाल फिर हम कल करेंगे। छुट्टी।